फ्रेंड्स, बेटा जो लास्ट कविता थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी सवैये। अब हम जो नेक्स्ट कविता है हमारी कविता है कैदी और कोकिला। कविता का नाम क्या है बच्चों? कैदी और कोकिला। और कवि है माखन लाल चतुर्वेदी। अब आप निकालेंगे बेटा लेसन नंबर 12 आपका। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 105। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 105। सबसे पहले हम देखते हैं कि माखन लाल चतुर्वेदी की हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो है उनका लेखन किस प्रकार का रहा है और किस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हुआ है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लेसन नंबर 12 पेज नंबर 105। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में 1889 को हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बन गए थे। यानी कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जब वे 16 वर्ष के हुए तो तभी वो जो है एक अध्यापक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। कौन सी पत्रिका? प्रभा पत्रिका। जन्म कब हुआ बेटा? 1889 ईस्वी को। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने, प्रखर का मतलब है बेटा वो किसी से जो है नहीं डरते थे, बल्कि स्वच्छ और सुथरी पत्रकारिता में विश्वास रखते थे। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। जन्म 1889 और जो मृत्यु है वो हुई है 1968 में। उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? प्रभा, करमवीर और प्रताप। उनकी जो रचनाएं हैं वो है हिम किरीटनी। इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। तो उनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तंगिनी, वेणु लो, गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं, जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा है वो किसको समर्पित है? राष्ट्र को समर्पित है। कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए उन्होंने देशभक्ति की भावना जो है उनके अंदर थी। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। जो माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वो प्रतंत्र था, किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। तो उनकी जो रचनाएं हैं उनमें देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उनके मन में जो है देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना थी। इसलिए उनको किसके नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। यानी कि उनका उपनाम क्या था? उपनाम क्या रखा गया उनके साहित्य को लेकर? एक भारतीय आत्मा। और एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए वो कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। देशभक्ति के साथ साथ उन्होंने जो है प्रभु भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देती हैं। यानी कि जो उनकी कविता है उसमें कविता के सौंदर्य की बजाय जो भावना है, इमोशंस हैं, वो जो है अधिक प्रवाहित भी है। जो है इमोशंस का उनके काव्य में अधिक जो है ध्यान रखा गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्या कहता है कि जो इनकी रचनाएं हैं उनमें जो है, जैसे पहले क्या था बेटा, जो कविताएं रची जाती थी
वो छंदों में रची जाती थी। छंदों का ध्यान रखा जाता था कविता लिखते समय, जो काफ़ी मुश्किल होता था, जिसको समझना भी और लिखना भी। तो इसलिए जो चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने जो है तत्पदतायम तत्सम, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द हमारे, जो हिंदी में एज़ इट इज़ जो के तो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो कहता है कि जो पहले के कवि थे, वो संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते थे कविताओं में और छंदोबद्ध रचना, यानी कि छंदों से युक्त जो है रचना करते थे। लेकिन इसके पर जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उन्होंने सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है और उनके साथ-साथ जो है उन्होंने उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इनकी जो भाषा है वो क्लिष्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आ जाती है क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा है। अब देखिए जो ब्रितानी क्या है बेटा? ये ब्रिटिश, अंग्रेज लोग। तो ब्रिटिशों ने क्या किया था? ब्रिटेन वालों ने जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। भारत किनके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। कहता है शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया कि किस प्रकार जो है अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं, कैसे उन पर अत्याचार करते हैं, इसका बहुत बारीकी से जो है उन्होंने विश्लेषण किया है। इसने चतुर्वेदी जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविता। कैदी और कोकिला कविता जो है बहुत ही लोकप्रिय रही है, वही लोगों ने इसे बहुत ही पसंद किया है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है कि जिस समय जो है भारत पराधीन था और जो भारतीय जो है आंदोलन कर रहे थे और उनको जो है अंग्रेज जेलों में डाल देते थे, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते थे, बहुत उन्हें पीड़ा देते थे, यातनाएं देते थे। उन सब का वर्णन जो है इस कविता में उन्होंने किया है, जो हमारे अंतर्मन को छू जाता है, मार्मिक होता है, मर्म को छू जाना, अंतर्मन को छू जाना। अब क्या है, जो कवि है वो जेल में अकेला बंद है और उदास है। जब ये कविता वो लिख रहा है तो वह उदास है और जेल में है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। वह कोयल को क्या कहता है कि जो यह समय है, हमें अंग्रेजों को जो है भारत से भगाना है। यह जो समय है वो मधुर गीत गाने का नहीं है, हे कोयल, यह जो समय है, यह मुक्ति के गीत सुनाने का है। यह जो समय है, यह आक्रोश के गीत गाने का समय है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कोकिल क्या होता है? कोयल। कि जो कोयल है वो भी ऐसे, उसको भी ऐसे लग रहा है जैसे यह पूरा देश ही भारत एक जेल बन गया है, क्योंकि सब किसके अधीन है? अंग्रेजों के अधीन है। इसलिए जो पूरा भारत है, उस समय जो अंग्रेजों के अधीन था, वो पूरा भारत ही जो है कोयल को जेल लग रहा है। इसलिए वह इन जेल वालों की, इन भारतीयों को जो अंग्रेज पीड़ा दे रहे थे, यातना दे रहे थे, इनसे दुखी होकर वह रात में ही चीखने लगती है। क्या कहता है जो कवि है? वो ये कहता है कि मैं तो इस जेल से बाहर नहीं जा सकता, पर तू तो जो है संदेश हर जगह पहुंचा सकती है। तेरे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो अब हम जो है बेटा कविता स्टार्ट करते हैं। क्या नाम बताया था मैंने? कैदी और, क्या है कविता हमारी? कैदी और कोकिला। और कवि है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए कविता स्टार्ट करते हैं बेटा हम। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोयल कोकिल बोलो तो। बोलो तो के बाद क्या है बेटा? विस्मयादि बोधक है, यानी कि विस्मित है, हैरान है कवि कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, कौन सा गीत गा रही हो,
क्यों रह जाती हो और क्यों बार बार जो है वही गीत गा रही हो, क्यों बार बार यही टहनी पर आकर जो है तुम वही गीत हो। कोयल मुझे बोल बताओ, इसका कारण क्या है कि तुम बार बार क्या गा रही हो, क्यों गा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या गा रही हैं। कौन कहता है? माखन लाल चतुर्वेदी जो है कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम क्या गा रही हो, कौन सा गीत गा रही हो, क्यों बार बार यहाँ आकर गा रही हो। कोयल मुझे बोलकर बताओ, क्या ली हो संदेशा किसका, क्या वो किसका है। कोयल बोलो तो, कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ कि क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, और संदेशा अगर लेकर आओ तो किसका संदेशा लेकर आई हो, कि किसने संदेश भेजा है मेरे लिए या मेरे देशवासियों के लिए। मुझे बोलकर बताओ कि तुम बार बार क्या गा रही हो, और क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, और यदि संदेशा लेकर आई हो तो क्या संदेशा लेकर आई हो। फर्स्ट पैसेज क्लियर है बेटा? अब सेकंड पैसेज देखिए। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो क्या कहता है? बटमार क्या होते हैं बेटा? हमारे जो रास्ते में, वैसे रास्ता होता है जैसे पहले जंगलों में रास्ते जाते थे, वहां बटमार जो है छुपे हुए होते थे, वहां बटमार छुपे हुए होते थे जो रास्ते में ही यात्रियों को लूट लेते थे। तो बटमार से कहा गया है, रास्ते में यात्रियों को लूटने वालों को जो है बटमार कहा गया है। तो यहाँ पर जो है आगे देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जैसा मैंने बताया था जो कवि है वो कहाँ बंद है? जेल में बंद है। तो कहता है कि हाँ ये जो ये दीवारें हैं ना, ये ऊंची ऊंची हैं जेल की, और बिल्कुल काली, काली काली दीवारों के घेरे में मैं बंद हूँ। और क्या कहता है? डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि मेरी तरफ, मेरे चारों तरफ किसका पहरा है? डाकुओं का, चोरों का, और रास्ते में लूटने वाले यात्रियों का। मतलब ये सब कौन है? ये सब अंग्रेज हैं जो हमारे देश को लूट रहे हैं, चोर हैं और डाकू हैं। इन सब का पहरा मेरे चारों ओर है। क्या कह रहा है जो कवि है? वो कह रहा है कि मेरे चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची काली दीवारों का घेरा है, यानी कि मैं जेल में बंद हूँ, और दूसरी तरफ यहाँ मेरे चारों ओर पहरेदार हैं, जो अंग्रेज पहरेदार हैं। उनको जो है कवि ने डाकू चोर और बटमार कहा है, कि मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं चोर डाकू और बटमार। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, वो जो है जेल में हमें जीवित रहने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, और यह भी नहीं कि हम जो है मर जाएं, वो हमें तड़पते हुए देखना चाहते हैं। यानी कि वो हमें जिंदा रखना चाहते हैं और मरने नहीं देना चाहते, ना भरपेट खाना देते हैं, और जो है हमें तड़पाते हैं, हमें यातनाएं देते हैं, हमें बहुत सारी पीड़ाएं देते हैं। जैसे गरम सलाखें जो है उनको लगा दी जाती थी, या उनकी कोड़ों से पिटाई की जाती थी। तो ये तड़पा तड़पा कर हमें जो है बहुत तंग करते। तो अपना संदेश किसको सुना है? जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, वो बहुत उदास है जो इस कविता में है, तो उसकी चिंता का भावना। जो कोकिल है बेटा, ये हमारे तत्सम शब्द है, क्योंकि जो तद्भुत होगा क्या है? हमारा कोयल है, और जो कोकिल है वो क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। और जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना,
कि वो हमें इतनी यातनाएं दे देकर तड़पाते हैं कि मरने का मन चाहता है, लेकिन वे हमें मरने भी नहीं देते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अब तो हमारे जीवन पर उनका दिन रात कड़ा पहरा जो है लगा रहता है। और इसके बाद भी हम जो है अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उनका कड़ा पहरा है हमारे चारों ओर। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह अंग्रेजी शासन है या अंधकार का जो प्रभाव है वो गहरा गया है, कि चारों ओर जो है अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कि या यह शासन है या अंधकार है। यानी कि हर तरफ जो है किसकी काली करतूतें दिखाई दे रही हैं, तम होता है अंधकार। और यहाँ अंधकार किसका प्रतीक है? यहाँ जो अंधकार है वो अंग्रेजों की काली करतूतों का प्रतीक है। तो कहता है शासन है या तम का प्रभाव है गहरा, कि यह अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं या यह हमें यातनाएं दे देकर अपनी काली करतूतें हमें दिखा रहे हैं। हिमकर निराश करा कर चला रात भी काली, हिमकर चंद्रमा भी जो है निराश होकर चला गया है और रात भी काली हो गई है। कि अंग्रेजों की करतूतें तो काली हैं ही, अंग्रेजों के कारनामे तो काले हैं ही, और यह रात भी काली हो गई है। जो चंद्रमा है वह भी निराश होकर चला गया है। तो यहाँ पर बोली कौन सी है बेटा? खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। और जैसे कविता में बोलो तो बार बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे रह ये जो है, मैं भी रात में जो दुखी हूँ और तू भी कूक रही है, इसलिए वो है जो है उसको अपनी सखी कहता है। तो कहता है कि तू काले रंग वाली कोयल, तू इस समय तक क्यों जग रही है, क्यों जाग रही है। कि चंद्रमा भी निराश होकर, इन अंग्रेजों की करतूतों से निराश होकर यह लौट गया है, चला गया है, इसलिए जो रात्रि है वह भी काली हो गई है। तो अब जो है तू क्यों जाग रही है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, वेदना होती है पीड़ा, क्यों तुझे कोकिल बोलो तो क्या लूटा। भाई हे कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तेरी जो आवाज है उसमें इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्यों है। तुम अचानक क्यों कूक पड़ी हो, कूकना होता है कूकना। तो कहती है तुम, कहता है जो कवि, अचानक जो है क्यों कूक पड़ी हो, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे दबा रहा है बोझ के तले, क्या तुझे कोई पीड़ा है, उस पीड़ा के भाव के बोझ के नीचे तू दबी हुई है, इसलिए तू चीख रही है। कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तेरा क्या लूट गया है, क्या तेरा बर्बाद हो गया है, तू इतनी पीड़ा भरी आवाज में क्यों बोल रही है। नेक्स्ट कहेंगे बेटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, कि हे कोयल तुम तो कोमल वैभव की रक्षा करने वाली हो। यानी कि शुभ सब जो है तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं कि इसकी आवाज इतनी मधुर होती है कोयल की, लेकिन आज तो तुम चीख रही हो। तुम्हें तो कोमल वैभव की रखवाली कहा जाता है, तुम तो बहुत कोमल आवाज के लिए प्रसिद्ध हो। तो आज जो है क्यों चीख रही हो, मुझे बोलकर बताओ, तुम्हारी आवाज में इतनी पीड़ा, इतना दर्द क्यों है। क्या हुई बावली,
तो कहता है कोयल प्रश्नात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग है कि हे कोयल मुझे बोलकर बताओ कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, जो आधी रात को इस समय जो है चीख रही हो, अर्धरात्रि आधी रात को। हे कोयल तुम पागल तो नहीं हो गई हो, जो आधी रात को चीख रही हो, कोयल मुझे बोलकर बताओ किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तुम। हे कोयल मुझे बोल कर बताओ कि दावानल क्या होता है बेटा, जंगल की आग। जब जंगल में आग लग जाती है तो उसे कहा जाता है दावानल। तो कहता है कि तुम आधी रात को चीख रही हो, चिल्ला रही हो, तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। ज्वालाएं होती हैं लपटें। तुम्हें जो है जंगल की किस आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, या आने वाले किस आंदोलन का तुम संकेत दे रही हो। कोयल मुझे बोलकर बताओ, मुझे जो है यह बताओ कि तुम्हें जो है किस प्रकार की जंगल की आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दावानल क्या होती है बेटा, जंगल की आग। और जठरानल क्या होती है, पेट की आग। और बड़वानल क्या होती है, समुद्र की आग। जठरानल, बड़वानल और दावानल। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, दावानल जंगल की आग, जठरानल किसी को अगर नोट करना है तो कर सकता है नॉलेज के लिए, जठरानल पेट की आग और बड़वानल होती है समुद्र की आग। तो बच्चों आगे देखते हैं हम, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम जो यह अंग्रेजों ने हमारे पर जो जंजीर डाल रखी है, हमें बेड़ियों में बांध रखा है। जंजीर किसको कहा है उसने, बेड़ियों को, कि अंग्रेजों ने हमें जेल में डालकर किससे, लोहे की भारी भारी बेड़ियों से बांध रखा है। तो वह कहता है इन जंजीरों को, इन बेड़ियों को क्या कहता है, यह हमारा गहना है, कि ये बेड़ियां जो है वो हमारा गहना है। यह क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम इन बेड़ियों रूपी गहने को नहीं देख सकती। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह जो हमें अंग्रेजों ने हथकड़ियां लगाई हुई हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना है। ब्रिटिश साम्राज्य ने हमें गहना दिया है। गहने होते हैं आभूषण। कोल्हू का चरचूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखा। तो कहता है कि जैसे कोल्हू में क्या होता है बेटा, कि एक लकड़ी के साथ जो है बैलों को जोड़ा जाता है। एक लकड़ी का बड़ा डंडा होता है और उस पर बैलों की जो है गर्दन पर जुआ रखकर जो है कोल्हू चलाया जाता है, राउंड ऐसे गोलाई में। तो बैल जो है वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और जो गन्ने का रस है वो निकलता है उसके घूमने से। तो जब जहां बैलों को जोता जाता था, तो वहां पर जो है अंग्रेज लोग किसको जोतते थे, भारत के लोगों को। बैलों की जगह जो है भारत के लोगों को जोता जाता था। तो कहता है कि जो कोल्हू चलता है, जब वो लकड़ी का डंडा चलता है, तो उससे चरक चू की आवाज आती है। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान। तो कहता है जब वो हमें इतना तंग करते हैं कि बैलों वाला काम हमारे से करवाते हैं, तभी हमें कोई किसी प्रकार की का दुख नहीं होता। उस चरक चू में भी हमें जीवन की तान सुनाई देती है। हमें उसमें भी जो है, हम उसको भी बड़े हंसते हंसते करते हैं। उनको कि हमें क्या हो रही है, वो हम यह दिखाते हैं कि चाहे तुम कितने भी जुल्म करो, हम जो भारत के लोग हैं वो इतने स्ट्रोंग हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हमें तुम्हारी पीड़ाओं से, तुम्हारी यातनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है जो हमारे से वो बैलों वाला काम करवाते हैं कोल्हू में जोत के,
तो तब भी जो है, जो कोल्हू की आवाज है, चर्रक चूं की आवाज, उसमें भी हमें जीवन की तान सुनाई देती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जो वो हमारे से काम करवाते हैं, जैसे वो हमारे से ईंटे पत्थर गिट्टी होते हैं, ईंट और पत्थर वगैरह, तो कहता है जो वो हमारे से काम करवाते हैं जेलों में, उसमें भी जो है हमें गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जिस उंगलियों से हम जो है पत्थर ईंटों का काम करते हैं, वो भी जो है उन उंगलियों पर भी हमारे उनसे जो ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथों पर गाने लिखे जा रहे हैं, उसमें भी हमें जीवन का गान जो है दिखाई देता है, कि हम जो है बिल्कुल भी उनकी पीड़ाओं को देखकर, अंग्रेजों की, बिल्कुल भी हम उनके सामने अपनी पीड़ा प्रदर्शित नहीं करते, नहीं दिखाते। हमारी उंगलियों पर जो उन्होंने चोटों के रूप में जो लिखे हैं, वो भी हमें गीत सुनाई देते हैं। जो हमें वो चोट देते हैं हमारे हाथों पर, हमारी उंगलियों पर, वो भी हमें गीत दिखाई देते हैं, कि चाहे तुम कितनी ही पीड़ा दो हम भारत वालों को, लेकिन हम तुम्हारे जुल्मों के सामने, हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि तुम्हें भारत से निकाल कर रहेंगे। चाहे तुम कितने भी जुल्म या सितम करो हमारे ऊपर, लेकिन हम नहीं घबराएंगे। नेक्स्ट बेटा, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो कहता है मोट खींचना क्या होता है, सिंचाई की जाती तो की वो रहट से की जाती। तो रह क्या होता था बेटा, एक प्रकार का, उसमें है बाल्टियां लगी हुई होती थी चमड़े की, बाल्टियां, तो उसमें एक चेन होती थी पूरी चमड़े की बाल्टियों की, जैसे कुआं हो गया है, और उसमें पूरी सीरीज जो है घूमती रहती थी, बाल्टियां हैं, उनको भी जो है ऐसे ही जैसे कोल्हू चलता है, किसी ने अगर देखा हो, तो ऐसे ही जो है रहट चलता था गोलाई की सेप में। गोलाई में जैसे बैल घूमते रहते थे, और जो बाल्टियां हैं वो जो है उसमें गिरती रहती थी, खेतों की जो भी नाले बने हुए थे, उसमें जो है वो गिरती रहती थी, और इस प्रकार जो है खेतों की सिंचाई होती थी। तो उसको कहा जाता था रैक। तो जो बाल्टियां लगी हुई होती थी बेटा, उनको कहा जाता था चरस या मोट। मोट जो है वो क्या होती थी हमारी, वो होती थी हमारी चमड़े की बाल्टियां जो रहट में लगी होती थी। तो कहता है, मैंने बताया था कि जो बैल काम करते थे उनकी जाता था। हाँ जी बेटा, देखिए लास्ट जो पैसेज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, कि मोट खींचता हूँ लगा पेट पर जुआ, कि मैं पेट पर जुआ लगाकर जो है उस रहट को चलाता हूँ, यानी कि जो बैल है उनकी जगह जो है हमें जोता जाता है। दिन में करुणा क्यों के रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। एक लाइन बेटा हम छोड़ गए हैं, देखिए, खाली करता हूँ ब्रिटिश अगड़ का कुआं। ब्रिटिश लोग जो है, अंग्रेज लोग ज्यादा अकड़ दिखाते हैं हमें, तो मैं जो है उनके सामने यह दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जुल्म सितम से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी अकड़ को तोड़ना चाहता हूँ। जो वो इतने अकड़ते हैं, इतने जुल्म ढाते हैं, हम उनको तोड़ना चाहते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि हे सखी, हे आली, आली क्या होता है, सखी। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि हे तेरे आवाज सुनकर जो है, जो तू चीख रही है, जो तेरी आवाज में दर्द है, तो वह स्वर क्या है, करुणा भरा है और रुलाने वाला है। तो हे तू दिन में क्यों नहीं बोलती, अब रात में क्यों गजब ढा रही है, अब रात में क्यों चीख रही है। आधी रात को तुम्हें ऐसा कौन सी चीज दिखाई दे गई है।
तो यहाँ पर जो है कवि जो है कहता है कि तुम मुझे बोलकर बताओ कि ऐसा क्या हो गया है। तो बेटा ऐसे ही जो हमारा काव्य सौंदर्य है इस पैसेज का वह भी सेम रहेगा। तत्सम तद्भव शब्द हैं हमारे। और चरक चू में कौन सा आ जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। बच्चों यहाँ तक कल नेक्स्ट जो क्लास में हम इसको इसके पैसेज जो है मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको जो भी रहता है हमारा पेंडिंग वर्क इसको करेंगे। यह बेटा हमारी लास्ट पोइम है क्योंकि जो आगे की कविताएं हैं वो अभी जो हमारा 30-40% सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसमें से उसके कारण जो है डिडक्ट हो गई है। तो यह हमारी जो है लास्ट की कविता रहती है। और इसमें जो है लास्ट जो कविता है इसमें जो हमारा कविताएं हैं इससे आगे ग्रामश्री ये भी नहीं है सिलेबस में हमारी। शायद बच्चे काम पर जा रहे हैं एक कविता और रहती है बेटा हमारी। तो हम लास्ट में इसको करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारी ग्रामश्री भी सिलेबस में नहीं है क्योंकि मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड किया होगा शायद आपने देखा भी होगा कि उसमें से कौन कौन से जो लेसन है जो अभी जो सीबीएसई की न्यू गाइडलाइन जो है जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे लेसन हमारे डिडक्ट कर दिए गए हैं सिलेबस में से। और उसमें से जो है एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से लेसन डिडक्ट हुए हैं हमारे। स्टार्टिंग से लेसन नंबर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेसन नंबर 5 प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, और कबीर का जो है शब्द कटा हुआ है केवल साखियां हैं। आगे है बेटा ग्रामश्री कविता जो है वो नहीं है हमारे सिलेबस में। चंद्र गहना से लौटती बेर, मेघ आए और यमराज की दिशा, जो ये कविताएं हैं ये हमारी सिलेबस में नहीं है अब। और अब जो है एक कविता और रहती है हमारी पेंडिंग, बस बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारा लेसन जो है वो रहता है प्रेमचंद के फटे जूते। एक लेसन रहता है बेटा हमारा इस बुक में से और एक कविता रहती है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे जैसा आपको बताया गया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में बस इतना।